रहे हैं हमारी खास पेशकश अगर अभी चुनाव हो तो। आज हम बात कर रहे हैं गुजरात की और महाराष्ट्र की। गुजरात के आपको नतीजे एक बार फिर बता दें, जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं। गुजरात में नरेंद्र मोदी की बीजेपी की साफ बल्ले बल्ले होती दिख रही है। बीजेपी के खाते में 20 से 24 सीटें, कुल मिलाकर वहां पर 26 सीटें हैं। पिछली दफा 15 सीटें मिली थी बीजेपी को, तो अच्छी खासी बढ़त। कांग्रेस का लगभग सुपड़ा साफ होता दिख रहा है, 2 से 6 सीटें मिलेंगी और पिछली दफा 11 सीटें मिली थी। जबकि अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में कुल मिलाकर 48 सीटें हैं और यहां पर जो स्थिति है वो लगभग जस की तस दिख रही है। कांग्रेस एनसीपी के खाते में 23 से 27 सीटें, पिछली दफा 25 सीटें मिली थी। बीजेपी शिवसेना के खाते में 18 से 22 सीटें, पिछली दफा 20 सीटें मिली थी। यानी कि लगभग स्टेटस को मेंटेन होते हुए आशुतोष। और राज ठाकरे के एमएनएस को 2 सीटों का से खाता खोल सकती है, इस बात का अनुमान है। लेकिन संदीप, एक चीज और बताइए, क्या ये जो कांग्रेस एनसीपी गठबंधन के बारे में बातचीत हो रही थी, हमने एमएनएस शिवसेना और बीजेपी गठबंधन के बारे में, उसका क्या हाल चाल है? बिल्कुल, ये सवाल हमने पूछा, क्या जारी रहे कांग्रेस एनसीपी का गठबंधन? हां कहने वाले 35%, ना कहने वाले 20%, कोई राय नहीं 45%। हां कहने वाले कि जारी रहे, लेकिन 20% लोग कह रहे हैं कि नहीं, गठबंधन की कोई जरूरत नहीं है। संजय निरुपम है हमारे साथ। संजय, आपसे एक और सवाल जो मैं पूछना चाहूंगा, गठबंधन बना रहे ना बना रहे उसके बारे में तो आपने इशारा किया, लेकिन सक्रिय राजनीति से बाहर निकल रहे हैं शरद पवार। यह कितनी अहम घटना होगी आने वाले चुनाव के मद्देनजर? नहीं, मुझे नहीं मालूम कि शरद पवार जी सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने जा रहे हैं। ऐसी खबर मैंने तो कहीं नहीं पढ़ी है, लेकिन निश्चित तौर पर शरद पवार जी एक बहुत ही कद्दावर नेता है महाराष्ट्र के, और महाराष्ट्र की राजनीति पर उनका एक अरसे से, कह सकता हूं 1975-78 के आसपास से लगातार एक प्रभाव रहा है। तो थोड़ा बहुत एक शून्य तैयार हो सकता है अगर शरद पवार जी ने अपने आप को किनारा किया, और उसका असर निश्चित तौर पर एनसीपी पर पड़ेगा और काफी कुछ हद तक कांग्रेस के ऊपर भी पड़ सकता है, क्योंकि एक शरद पवार सबसे सीनियर मोस्ट लीडर हैं जहां तक महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी के गठबंधन की बात है। लेकिन रह गई बात जहां तक कांग्रेस और एनसीपी के गठबंधन के संदर्भ में लोगों की जो राय है, देखिए बड़े पैमाने पर जो लोग चाहते, जो दोनों पार्टियों से जुड़े लोग हैं, वो चाहते हैं कि गठबंधन रहना चाहिए। दोनों पार्टियों में ऐसे भी लोग हैं जो चाहते हैं कि गठबंधन नहीं रहना चाहिए, लेकिन ऐसे लोग हमेशा माइनॉरिटी में रहे हैं। बिल्कुल संजय, यही वजह है कि ये गठबंधन चल रहा है। बिल्कुल संजय जी, ये जरा मुझे बताइए कि ये जो एमएनएस, ये एनसीपी के बारे में कहा जा रहा है कि एनसीपी के बारे में कहते हैं कि वहां पे एक तरीके से एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर शायद थोड़ा सा बिखराव नजर आ रहा है, एक नई पीढ़ी सामने नजर आ रही है अजीत पवार, और जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, तो क्या एनसीपी और कांग्रेस के बीच में लोकप्रियता के मसले पर किसी तरीके का कोई आकलन आपके पास नजर आया था वहां पे? हमारे सर्वे में स्पष्ट ये निकल के आती है बात की, जितनी पॉपुलैरिटी कांग्रेस की है उसके अनुपात में एनसीपी बहुत खराब प्रदर्शन कर रही है। तो अगर एनसीपी अच्छा प्रदर्शन करती तो कांग्रेस एनसीपी का जो वोट प्रतिशत हमारे सामने आज दिखाई पड़ रहा है, शायद उससे भी आगे निकलती है। एनसीपी का प्रदर्शन बहुत खराब है दोनों पार्टियों के, अगर तुलनात्मक प्रदर्शन की बात करें हम। किन इलाकों में आपको लगा कि एनसीपी बहुत बेहतर कर रही है या खराब प्रदर्शन? कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां पे हमें ऐसा लगे कि कांग्रेस के अनुपात में एनसीपी बेहतर कर रही है। एनसीपी हर इलाकों में अगर आप देखें, एनसीपी का प्रदर्शन खराब है कांग्रेस की तुलना में। योगिन जी, ये जो स्थिति है, क्या कांग्रेस वहां अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ना चाहिए उसको, या एनसीपी को साथ लेना उसकी मजबूरी है? देखिए, एक मायने में एनसीपी कांग्रेस परिवार का एक एक्सटेंशन है, और कांग्रेस जानती है बुनियादी चीज कि एनसीपी को बाहर रख के कांग्रेस वहां राजनीति कर नहीं सकती। खासतौर पे जिस तरह की उन्होंने सरकार चलाई है, वो सत्ता में है, चूंकि उनके पास इतना विशाल गठबंधन है जिसमें कुछ अलोकप्रियता और ये सब ढकबक जाता है। और असली हकीकत महाराष्ट्र की राजनीति की यही है, सरकार से असंतुष्टि है, तमाम दिक्कत है, लेकिन बीजेपी शिवसेना गठबंधन न तो एक वैकल्पिक सरकार का चेहरा बना सकता है, ना अपना खुद राजनीतिक गठबंधन ठीक से चला सकता है अपनी तमाम टूट के चलते। और उनको चाहिए तो केवल शिवसेना, बीजेपी, एमएनएस गठबंधन नहीं चाहिए, साथ में आरपीआई को भी लाना पड़ेगा। इतना बड़ा गठबंधन उनको चाहिए जो चलाना उनके बस का नहीं है। और ना ही सामाजिक समीकरण जो महाराष्ट्र का है उसमें वो जो कांग्रेस की पैठ है समाज के पिछड़े तबकों में, उसको चुनौती दे पा रहा है। तो ये विकल्पहीनता से जुड़ी हुई जीत है कांग्रेस एनसीपी की। राकेश जी, क्या इस विकल्पहीनता को नरेंद्र मोदी फिनोमेना भरने की स्थिति में है?
देखिए, मैं इस से सहमत नहीं हूं कि भारतीय जनता पार्टी शिवसेना विकल्पहीनता की स्थिति में है। किस बात की विकल्पहीनता है? दोनों एक राष्ट्रीय पार्टी 13-14 साल हो गए आपको, वहां आप सरकार में नहीं है, जहां पर पहली शिवसेना के साथ आपने सरकार बनाई थी। नहीं बनना विकल्पहीनता की स्थिति नहीं होती है। आप ना उनसे ज्यादा सीटें ले पाते हैं लोकसभा में। पूरा कर लूं जी। देखिए, कांग्रेस में नेतृत्व विहीनता की स्थिति है। कांग्रेस का नेतृत्व कौन करेगा? और ये भ्रष्ट सरकार को, अभी महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं। और आपने शुरू में कहा था कि डबल एंटी एस्टेब्लिशमेंट फैक्टर के बाद ये आंकड़े आ रहे हैं। देखिए, जब चुनाव का कैंपेन शुरू होगा तो एंटी एस्टेब्लिशमेंट फैक्टर का रूप तब दिखाई पड़ता है। मैं इसकी सर्वे पर कोई प्रश्न नहीं कर रहा हूं। और मुझे जो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की एक सरकार, अच्छी सरकार देने की स्थिति में लोगों को विश्वास है। और भारतीय जनता पार्टी ने पीछे सरकार दी है और इसके पास कम से कम 4-5 ऐसे नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के पास, शिवसेना के पास, जो केंद्र में रहे हैं, जिनकी प्रामाणिकता रही है, महाराष्ट्र में पॉपुलर है, जिनकी छवि अच्छी है। और कांग्रेस, पहले ये तो तय कर लीजिए ना कि आप शिवसेना के साथ रहेंगे या एमएनएस के साथ। पहले बीजेपी ये तो तय करें। ये मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी समय के अनुसार, जैसे नरेंद्र मोदी का चुनाव समिति का निर्णय हुआ, उस तरह का निर्णय हर जगह होगा। और जैसे होगा, आप देखिएगा महाराष्ट्र की स्थिति बदलेगी। यही संजय जी सर्वे कर आएंगे और बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को 39 सीट्स मिल रहा है और कांग्रेस पृष्ठभूमि में जा रही है। चुनाव के नजदीक आते आते सारे आंकड़ों को राजनीतिक पार्टियां जो झुठलाने लगती है। अब जहां पर आरएसएस का गढ़ है, जहां नागपुर है, जहां के आपके अध्यक्ष रह चुके हैं नितिन गडकरी, उस सूबे में आप 14 साल से सरकार में नहीं है। ये सच्चाई है। और आप कह रहे हैं विकल्पहीनता नहीं है। इसी का अब ये करेक्शन हो रहा है। 2014 में भारतीय जनता पार्टी शिवसेना वहां लीड करी। एक बात और मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा। देखिए, लोग इस चुनाव में वोट देंगे केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए और जिसको चाहेंगे प्रधानमंत्री बनाने के लिए। इस वोटिंग पैटर्न के कारण लोगों का मत बदलेगा। और यदि कांग्रेस में संजय निरुपम जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि ये सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं है, भ्रष्टाचार और नॉन गवर्नेंस, ये पूरे देश की बात है। उन्होंने संक्षेप में कह दिया कि मनमोहन सिंह की सरकार का असर सिर्फ वही नहीं है। वो इस रूप में नहीं कह रहे थे, लेकिन मैं उनकी बात को मानता हूं। राकेश जी, अच्छे चतुर वक्ता आप हैं। ये तो मानूंगा। कहने वाला था कि अगर राउत साहब सुन रहे हो तो आंकड़ों से इस तरह से उलझना चाहिए, झगड़ना नहीं। जैसे कि राकेश जी बहुत अच्छा मिसाल दे। योगेंद्र जी, यहां पे एक सवाल इस बात को लेकर, जो सवाल राकेश जी ने उठाया, वो मेरे ख्याल से सवाल महत्वपूर्ण है कि जब चुनाव अपने पीक पर हो, जब केंद्र की सरकार का कामकाज लोगों की नजर में हो, वोट इस पर हो कि हमें इस सरकार को बनाए रखना या नहीं बनाए रखना, उस वक्त क्या महाराष्ट्र की तस्वीर बदल सकती है, जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? बदल तो देश में कहीं की भी तस्वीर सकती है और महाराष्ट्र में तो बहुत अनसर्टेन वोटर हैं, तो वहां बदलने की गुंजाइश रही है। लेकिन पिछले 10-15 साल से महाराष्ट्र की राजनीति अपने आप में जो भारत की राजनीति है उसको रिफ्लेक्ट करने लग गई है। हर रीजन की, हर क्षेत्र की अपनी अलग राजनीति है और महाराष्ट्र का कुल जमा परिणाम 6 अलग अलग क्षेत्रों के वोटिंग का परिणाम रहता है। वो हकीकत अब तक बदलती दिखाई नहीं दे रही है। पूरा महाराष्ट्र किसी एक रंग में रंगा नहीं जा रहा है। हैरानी होगी अगर ऐसा हो जाए, असंभव नहीं है, हैरानी की बात। बिल्कुल। संजय जी, ये जो सवाल राकेश जी उठा रहे हैं, सवाल इस बात को लेकर कि भाई 14-13 साल की आपकी इनकम्बेंसी महाराष्ट्र की और 9 साल की केंद्र सरकार की, ऐसे में ये डबल जिसे कहते हैं ना कि और एक तरफ आपकी सरकार की पॉपुलैरिटी, लोकप्रियता केंद्र की सरकार की बहुत ज्यादा, क्या ये आपको नुकसान पहुंचा सकती है? क्या ये मानने के लिए भी कांग्रेस तैयार है या नहीं तैयार है? संदीप, आशुतोष जी, ऐसा है, मैं थोड़ा सा मुझे वक्त दीजिएगा। मैंने शिवसेना की राजनीति को बहुत करीब से देखा है और इस नाते मैं एक अपना विश्लेषण आपके सामने रख रहा हूं। पूरा देश एक तरफ और महाराष्ट्र के लोगों का जो मनोभाव है, उनकी जो मानसिकता है, बिल्कुल अलग है। महाराष्ट्र में एक सेकुलरिज्म का एक जबरदस्त प्रभाव है। यहां पर शिवसेना और बीजेपी, शिवसेना को 47 साल हो गए, बीजेपी 1980 में आई। इन लोगों का गठबंधन कहीं जाके 87-88 से शुरू होता है और तब से वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो शिवसेना को 47 साल में बीजेपी के साथ महज 4-4.5 साल की सत्ता मिली है। ये इस बात का द्योतक है कि महाराष्ट्र की जनता इस प्रकार के सांप्रदायिक विचारधारा या एकदम से कट्टरपंथी अप्रोच को एक्सेप्ट नहीं करती है। यही वजह है कि नागपुर में आरएसएस का मुख्यालय है तो भी भारतीय जनता पार्टी जीतती तब है जब वहां से लोकसभा में जब बनवारीलाल पुरोहित बीजेपी के कैंडिडेट बनते हैं।
वरना वहां पर बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट आज तक नहीं जीता, और आगे क्या होगा इनके अध्यक्ष जी का यह अभी कहना मुश्किल है। तो मेरा कहने का आशय है कि महाराष्ट्र की जनता, महाराष्ट्र की राजनीति का विश्लेषण करने से पहले महाराष्ट्र की जनता को समझना, उसकी मानसिकता को समझना बहुत आवश्यक है। रह गई बात जो मेरे एक बयान पे टिप्पणी कर रहे थे, मैंने कहा पानी, बिजली, ये सारे जो विषय है ना, ये पूरे देश का एक प्रश्न है और उतना ही बड़ा प्रश्न गुजरात का भी है। और अगर महाराष्ट्र में तस्वीर बदल सकती है, जैसा राकेश सिन्हा जी को एक उम्मीद है, तो बिल्कुल उसी तरह से उम्मीद रखिए गुजरात में भी तस्वीर बदल सकती है। हम आंकड़ों से लड़ नहीं रहे हैं, आंकड़ों से जूझ नहीं रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक उम्मीद करनी चाहिए, क्योंकि भारतीय राजनीति में परिवर्तन हफ्ते भर के अंदर भी हो जाता है। संजय जी जो बात आपने चीजें बदल भी सकती हैं। बिल्कुल संजय जी, जो बात भरत राउत जी आपने पूरी बात संजय जी की सुनी है। उन्होंने कहा कि भाई जो महाराष्ट्र की वोटर का जो मिजाज है, वो मिजाज शिवसेना बीजेपी से मेल नहीं खाता, इसीलिए सिर्फ कुछ सालों के लिए उनकी सरकार बनी और उसके बाद उनको मौका नहीं मिला। क्या आप उनके इस असेसमेंट से सही है? मैं उनके असेसमेंट से सही नहीं हूं, उनके पक्ष में नहीं हूं। इसका कारण यह है, देखिए 1995 में जब शिवसेना बीजेपी की सरकार आई, तब संजय निरुपम जी शिवसेना में थे। जब 99 में जब केंद्र में शिवसेना भाजपा के नेतृत्व में एनडीए की सरकार आई, तब भी संजय निरुपम जी शिवसेना में थे। तो मेरा कहना यह है कि हम एग्जैक्टली किसकी बात कर रहे हैं। हम लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, हम विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं। अगर लोकसभा का चुनाव की बात करेंगे तो मैं आपको एक स्मरण देना चाहता हूं कि 99 में, इफ आई मिस्टेक नॉट, मैं उस समय भारत में नहीं था, एक ही साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हुए थे, और उसी में लोगों ने अलग अलग तरह की राय दी थी। महाराष्ट्र में उन्होंने लोकसभा के लिए बीजेपी शिवसेना को चुना था, और विधानसभा के लिए उन्होंने कांग्रेस एनसीपी को अपना वोट डाला था। इसमें बात दूसरी एक है, मैं थोड़ा सा और विस्तार से कहता हूं कि मुझे मौका ज्यादा नहीं मिल रहा है। बात यह ऐसी है कि अगर आप 99 की बात करेंगे, तब एनसीपी कांग्रेस से हट चुकी थी। शरद पवार जी कांग्रेस से हट चुके थे और उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था। उसके बावजूद भी इलेक्शन होने के बाद वो एक साथ आ गए। तो क्या ये सही मायने में या अघाड़ी कह सकते हैं, या सही समय एक आना, या ये सिर्फ सत्ता के लिए एक साथ आना? भरत जी एक बार मतदाता इसका जवाब देंगे। और इसलिए मैं कहता हूं कि मैं आंकड़ों से, फिर से बताऊं, मैं आंकड़ों से जूझता नहीं, मुझे आंकड़ों से तकलीफ नहीं, मुझे उसका जो इंटरप्रिटेशन चल रहा है, मुझे इससे तो मैं चौकन्ना हो गया। इतना ही मुझे यहाँ पे कहना है। बिल्कुल भरत जी, आपका मतलब है कि अब शिवसेना को चौकन्ना रहना चाहिए। 30 सेकंड के अंदर राकेश जी बात आपने। मैं साफ इतना कहना चाहता हूं कि संजय निरुपम जी मेरे अच्छे मित्र हैं और राजनीति से पहले से मित्र हैं। इनका शिवसेना छोड़ना शिवसेना को जरूर एक लॉस है, और कांग्रेस को एक अच्छा नेता मिल गया है जो अच्छी तरह से कांग्रेस एंटी एस्टेब्लिशमेंट फैक्टर को भी एस्टेब्लिशमेंट फैक्टर बना देते हैं। मैं ये मानता हूं कि इस चुनाव पिछले 5 साल से जो मैं बीजेपी और शिवसेना की गलती मानता हूं, सरकार के खिलाफ जो एक बड़ा आंदोलन होना चाहिए था महाराष्ट्र में, इन लोगों ने खड़ा नहीं किया। इसके कारण जो गैल्वेनाइजेशन जो होना चाहिए था वोटर्स का कांग्रेस के और एनसीपी के खिलाफ, वो नहीं हुआ। वो उप चेतना में बैठी हुई है। इसलिए मैंने कहा जैसे ही चुनाव आएगी तो ये तो लाचारी है इनके सरकार के खिलाफ करना, वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट फैक्टर जो आज नहीं दिखाई पड़ रहा है, वो 2 महीने बाद दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल राकेश जी, जो बात आप कह रहे हैं, अब चुनाव में क्या कुछ होता है ये तो कहने वाली बात होगी और देखने वाली बात होगी, लेकिन वक्त छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो हम आपको बताएंगे कि दरअसल